नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका तीसरा भाग है। तो चलिए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या 15 अगस्त 1947? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की आदि जननी है? ऑप्शन ए प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत? तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को कहा गया है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी? पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, रैदास, कबीर या दादू? तो ये जो पंक्ति लिखी है, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, ये जो रचना है पंक्ति की, ये लिखी है कबीर ने। तो सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबंध कारक? तो जब भी आपको वाक्य में ऐसा दिखे, छत से ईंट गिरी, मतलब यहाँ छत है, यहाँ से ईंट नीचे गिर गई मतलब अलग हो गई, तो अलग होने की स्थिति में अपादान कारक आएगा। सी वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो जहां भी अलग होने की बात आए वहां पर क्या याद रखना है अपने को? अपादान कारक। ठीक है, याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा या राजभाषा? तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा, वो सबसे अधिक प्रसिद्ध है काव्य भाषा में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या शब्द के समूह को? तो जो वर्णमाला होती है वो होती है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आया समझ में? तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्वेश्चन नंबर 7, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? ड, ढ, ज, झ, प या फ, ग, घ? तो स्थान के आधार पर जो मूर्धन्य व्यंजन है वो है ड, ढ। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है? पद, वाक्य, फिर ध्वनि, फिर शब्द? क्या ये है? या बी वाला ऑप्शन है शब्द, फिर वाक्य, फिर ध्वनि, फिर पद? सी वाला ऑप्शन है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद? ध्वनि, शब्द, पद या वाक्य? तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ध्वनि, फिर बनेगा उससे शब्द, शब्द से बनेगा पद, और पद से बनेगा वाक्य। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रसों के जनक है? भरत मुनि, नारद, वाल्मीकि या जयशंकर प्रसाद? तो जो रसों के जनक कहा जाता है वो कहा जाता है भरत मुनि को। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण, इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो आपको अन्वेषण जो शुद्ध रहेगा वो रहेगा सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। महोष्ण का सही संधि विच्छेद है? महाधन उष्ण, महधन उष्ण, महाधन उष्ण, महोधन उष्ण? तो महोष्ण का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा
महाधन उष्ण, छोटा ऊ आएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें पूछ ले कौन सी संधि है, तो इसमें संधि भी अपने को याद रखना है, इसमें बनेगी गुण संधि। इसमें संधि कौन सी होगी, गुण संधि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शहद शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या आगत। तो शहद जो शब्द है वो कैसा शब्द है, वो शब्द है आगत। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। उच्चारण, इसका हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये होगा उत धन चारण। और ये हलंत आ गया तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। हमसे तो स्वर संधि पूछी है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएगा। दिग्गज, तो इसका भी यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा दिक प्लस गज। इसमें भी हलंत आया तो ये भी संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। ठीक, अधोगति, अधोगति का संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अधः धन गति। और यहाँ विसर्ग आ गया तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। तो हमसे पूछा था कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो मन्यंतर जो है वो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आदि में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में होता है। यहाँ आपको घुमा के लिख दिया शब्द के आदि में, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। शब्द के आदि में या शब्द के प्रारंभ में आए तो वो उपसर्ग हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से है। ई, उ, अम, अह या अ, आ। तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कितने हैं, 2 है, ये आपको याद रखना है। अब कौन से है, तो वो है अम और अह। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण जो है अम और अह है। ठीक है।